हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जानें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिया। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास से संबंधित जो भी टाइम होता है, जो क्लास पीडीएफ होती है और जो पेपर कटिंग होती है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ इंगेज होकर डिस्कशन करके क्वेश्चन पूछ के क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है आप क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है। इस लाइव टेस्ट और क्विज आपको पीटी का और मेंस का टेस्ट दिया जाता है और टेस्ट की समाप्ति के बाद आपको एक विश्लेषणात्मक सत्र दिया जाता है, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आप पीटी के प्रश्न को और मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करें। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है, जिसमें एक निर्धारित समय में आपको यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अब अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है। एक प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है और दूसरा जो है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 49,500 है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 44,550 में प्राप्त हो जाए और यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये 72,000 का है। यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। और जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है जिसे हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 69,500 है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएंगे और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यह 1,07,000 का है, बट हमारा रेफरल कोड यूज़ करेंगे शंकर वाईटी तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, इसमें डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है, पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लान और पर्सनल फीडबैक। इसमें जो आपको पर्सनल कोच मिलता है और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाता है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित सेवा और देश के सबसे टफ कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आपको एक ऐसा मार्गदर्शक मिलना चाहिए जो आपको सही गलत का दिशा निर्देश करे, आपके लिखे हुए कंटेंट को चेक करे, आपके जो कमज़ोर पक्ष हैं उस पर काम करे और खुद से भी काम करे। तो इसके लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, जिसमें आपको तमाम प्रकार की सुविधाएँ मिलती है। फिर आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 27,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 24,750 में आपको प्राप्त हो जाएगा। और अनअकैडमी के द्वारा 2021 को, 2022 और 2023 को ध्यान में रखते हुए 11 जनवरी से कई सारे बैचेज की शुरुआत की जाती जा रही है, तो आप इसमें से किसी भी बैच का अपने समय की सुविधा के साथ सब्सक्रिप्शन लेके
पार्टिसिपेट करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये बैच हिंदी इंग्लिश सभी मीडियम में बाइलिंगुअल भी है और एनसीईआरटी आधारित बैचेज भी है, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और फिर आप जो अनअकैडमी के द्वारा सब्सक्रिप्शन में एक कॉम्बो पैक लाया गया है, जिसमें प्लस यूपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर लेते हैं और जीएस का यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कॉम्बो पैक में आपको क्या सुविधाएं मिलेंगी वो आपके सामने में है। मेरा रेफरल कोड यहाँ भी यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप कोशिश करें कि ऑप्शनल पेपर और जीएस का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है या प्लस सब्सक्रिप्शन है उसको आप लेकर आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और अनअकैडमी का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो हाइक करने वाला है, तो आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो वह शीघ्र ले ले, अन्यथा आपको 1-2 दिनों के बाद यदि आप लेते हैं तो बढ़े हुए सब्सक्रिप्शन पर लेना पड़ेगा। तो एक बार फिर से सभी लोगों का मुगल कालीन जो कला और संस्कृति का क्लास है इसमें आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग कहाँ पर हैं? मुगल कालीन कला एवं संस्कृति। तो मुगल कालीन कला एवं संस्कृति में अभी तक हम लोगों ने क्या किया है और क्या बाकी है ये हमें देखना है। तो अभी तक जो हम लोगों ने मुगल कालीन कला और संस्कृति में है, अभी तक 3 लेक्चर कला और संस्कृति पर आप देख चुके हैं। तो एक बार टॉपिक रिलेट करने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि अब तक इसमें क्या-क्या हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों ने मुगल कालीन स्थापत्य के बारे में जिक्र कर लिया है, स्थापत्य कला के बारे में। और स्थापत्य कला की विशेषता क्या थी? प्रत्येक शासक के शासन काल में स्थापत्य और उसकी विशेषता। दूसरा, स्थापत्य के साथ साथ जो मुगल कालीन चित्रकला है, तो मुगल कालीन चित्रकला के बारे में भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इसमें भी वही था कि ऑल ओवर चित्रकला का जो एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड है अपने यहाँ भारत में उसके बारे में आपको बताया। फिर मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषता थी ये आपको बताया। और फिर प्रॉपर शासक के समय में जो चित्रकला की विशेषता थी वो। तीसरा, आप इसमें जो मुगल काल में संगीत का विकास हुआ था, तो संगीत किस तरीके से पहले भी था और मुगल काल में किस तरीके से प्रचलन में रहा उसके बारे में आप जान चुके। आज जो हम कला और संस्कृति के अंतर्गत जिस टॉपिक का एनालिसिस करने जा रहे हैं तो उसमें शामिल होगा जो मुगल काल में साहित्य कला का विकास हुआ था वो, तो साहित्य पर चर्चा करेंगे। और दूसरा, मुगल काल में जो शिक्षा प्रणाली थी तो शिक्षा प्रणाली के ऊपर चर्चा करेंगे। कला और संस्कृति का ये 2 टॉपिक बाकी है। ये 2 टॉपिक समाप्त होने के बाद हम आपको लिए चलेंगे औरंगजेब का जो एक इतिहास बाकी है उसमें, फिर शिवाजी, और फिर मुगल काल का जो सामाजिक आर्थिक जीवन है वो भी, और उसमें सल्तनत काल और मुगल काल दोनों कंबाइंड करके सामाजिक आर्थिक जीवन में लाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग साहित्य और शिक्षा जो है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और ये जो है सो बिल्कुल पीटी और मेंस आधारित सेक्शन है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे पीटी में बहुत सारा प्रश्न आता है, यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में भी, और मेंस में भी। आप यहाँ से यदि सीधे पूछता है मुगल काल में साहित्य के प्रगति पर, शिक्षा के प्रगति पर, तो आप उसको यहाँ से कलेक्ट करके मटेरियल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले साहित्य पर चर्चा करेंगे। तो मुगल कालीन जो साहित्य है, इस साहित्य पर चर्चा करने से पहले हम एक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कि किस तरीके से साहित्य को समझना है, और उसके बाद हम एक एक साहित्य पर डिस्कशन करते जाएंगे। मुगल कालीन साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मुगल काल में फारसी साहित्य का विकास हुआ था। तो फारसी चूंकि मुगलों की भाषा किसकी थी, तो जिस तरीके से सल्तनत काल में आपने देखा था कि जो तुर्कों की मातृभाषा थी फारसी, प्रशासन और कामकाज की भाषा थी और भी उनकी धार्मिक भाषा थी, ठीक इसी समय यहाँ भी जो फारसी था वो प्रशासन और कामकाज की भाषा थी। इस दृष्टिकोण से फारसी साहित्य पर काफी ग्रंथ लिखे गए और फारसी साहित्य का अधिक विकास हुआ। फारसी साहित्य के बाद हम लोग देखेंगे कि मुगल काल में कुछ संस्कृत साहित्य का भी विकास हुआ था। तो संस्कृत साहित्य का विकास हुआ, उसके कुछ ग्रंथों का जिक्र होगा। संस्कृत साहित्य के बाद मुगल काल में जो हिंदी साहित्य का विकास हुआ था, तो हिंदी साहित्य के बारे में भी चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य में कौन प्रमुख सा ग्रंथ, कौन प्रमुख लेखक। इसी तरीके से मुगल काल में जो उर्दू साहित्य का विकास हुआ था उस पर चर्चा करेंगे। और उर्दू साहित्य के बाद मुगल काल में एक और विधा विकसित हुई साहित्य के क्षेत्र में, जिसको हम लोग कहते हैं अनुवादित
पुस्तक, अनुवादित पुस्तक, यानी कि जो भारत में संस्कृत में जो मध्यकाल में लिखे गए पुस्तक थे, अनुवादित पुस्तक में संस्कृत का और अन्य ग्रंथों का किस तरीके से फारसी में अनुवाद हुआ था वो चर्चा करेंगे। और ये समाप्त हो जाने के बाद जो है तो हम लोग किस पर चर्चा करेंगे, फिर शिक्षा पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले मुगल काल का जो फारसी साहित्य है, ऑल ओवर एक हेडिंग बना लेंगे, मुगल कालीन फारसी साहित्य। मुगल कालीन फारसी साहित्य। तो मुगल कालीन जो फारसी साहित्य है, बेसिकली साहित्य में पीटी के दृष्टिकोण से ग्रंथ, उसके लेखक और उसमें किन चीजों का वर्णन है, ये आपको ध्यान में रखना है। और खासकर मेंस में जब लिखेंगे तो उन पर आपको अधिक फोकस करना होगा कि क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले मुगल कालीन जो फारसी साहित्य की श्रेणी में या अन्य ग्रंथों की श्रेणी में आएगा, तो एक तो अभी फारसी साहित्य पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं कि बाबर काल में किस तरीके से ग्रंथ की रचना हुई। तो बाबर द्वारा, और बाबर द्वारा जो ग्रंथ की रचना हुई थी तो बेसिकली वो फारसी में नहीं हुआ था, बल्कि तुर्की भाषा चगताई तुर्क में बाबर ने ग्रंथ की रचना की थी। तो सबसे पहला हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी कहते हैं, और तुजुक ए बाबरी को हम लोग बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो तुजुक ए बाबरी बाबरनामा के नाम से जाना जाता है, इसके लेखक खुद बाबर हैं, यानी खुद के द्वारा लिखा गया है। बाबर उच्च कोटि का विद्वान था, तो खुद के द्वारा लिखा गया है। और ये जो बाबर की मातृभाषा, बेसिकली यह चगताई तुर्क में लिखा हुआ ग्रंथ है। चगताई तुर्की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसका अनुवाद हुआ था फारसी भाषा में, वो आगे चलकर हम आपको बताएंगे। दूसरा, बाबर के द्वारा जो एक और लिखा गया उसको हम लोग कहते हैं दीवान। दीवान जो बाबर का है, बेसिकली क्या है, यह काव्य संग्रह है। बाबर के द्वारा लिखित यह काव्य संग्रह है। और बाबर के द्वारा लिखित जो यह काव्य संग्रह है, यह भी बेसिकली क्या है, जो दीवान है, यह काव्य संग्रह भी बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में ही लिखा गया है। तुर्की भाषा में लिखा गया है। तो बाबर तुर्की भाषा के उच्च कोटि का विद्वान था। और जो बाबरनामा है बाबर का, उसमें भारत की जलवायु, यहाँ की जो प्राकृतिक चीजें हैं, उसके बारे में बाबर ने चर्चा किया। और जो उस बाबर के जो समकालीन राज्य थे उसमें उसने, और खासकर दो हिंदू राज्य की चर्चा की इसमें बाबर ने। कभी कभी यह पूछता है, तो दो हिंदू राज्य जिसकी बाबर ने उल्लेख किया है, वो विजयनगर शासक कृष्णदेव राय जो इनके समकालीन थे, कृष्णदेव राय का उल्लेख किया है। और दूसरा, मेवाड़ के शासक राणा सांगा का इसमें उल्लेख किया है बाबर ने। और गुजरात, मालवा जैसे मुस्लिम राज्यों का भी इसने उल्लेख किया है। तो दीवान तुर्की भाषा में लिखा है। फिर बाबर के द्वारा एक खत ए बाबरी की रचना की गई, खत ए बाबरी। ये जो खत ए बाबरी है, जिसको हम लोग रिशाल रिशाल ए उशज कहते हैं, खत ए बाबरी। तो खत ए बाबरी भी तुर्की में ही लिखा गया, बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में लिखा गया है। और चौथा जो बाबर के द्वारा लिखा गया है, वह है एक तरीके से उसके द्वारा एक नई शैली प्रचलित की गई, जिसको हम लोग मुम्बयान कहते हैं। काव्य की यह एक नई शैली है। सीधे प्रश्न में आ सकता है कि काव्य की नई शैली का प्रचलन कौन था, तो मुम्बयान शैली का प्रचलन बाबर किया था। और ये बेसिकली क्या है कि जो मुम्बयान है, ये मुस्लिम कानून पर पुस्तक है। मुस्लिम कानून पर पुस्तक है जो बाबर के द्वारा लिखा गया, मुस्लिम कानून पर पुस्तक। और मुस्लिम कानून पर जो यह पुस्तक है जो बाबर के द्वारा लिखा गया है, यह भी तुर्की भाषा में ही लिखा हुआ है। तुर्की भाषा में लिखा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। तो बाबर के समय में बाबर खुद और उसकी गिनती जो है उच्च कोटि के लेखकों में होती थी। तो पहला याद रखेंगे तुजुक बाबरी, जिसको बाबरनामा कहते हैं, चगताई तुर्क में है। उसके द्वारा एक लिखा गया काव्य संग्रह जिसको दीवान कहते हैं, वो भी तुर्की भाषा में है। उसके द्वारा खत ए बाबरी, जिसको रिशाल उशज के नाम से जानते हैं, वो भी तुर्की भाषा में है। और मुम्बयान पद्य की एक शैली का प्रचलन किया जो बेसिकली मुस्लिम कानून पर पुस्तक है, और ये भी तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। बाबर के बाद जो है जो सभी तुर्की के ग्रंथ हैं, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि अन्य जो फारसी भाषा के ग्रंथ लिखे गए,
उसमें कौन कौन सा ग्रंथ है और क्या क्या हो जाएगा। इसमें एक जो प्रमुख फारसी भाषा का ग्रंथ हो जाएगा वो हो जाएगा हुमायूं नामा। और हुमायूं नामा जो है ये बेसिकली गुलबदन बेगम की रचना है, गुलबदन बेगम की रचना है। और इस गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा में हुमायूं कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, हुमायूं कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, हुमायूं कालीन इतिहास की। और इसी ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि जो भिस्ती ने इसकी जान बचाई थी, हुमायूं की भिस्ती ने जो जान बचाई थी, इसको जो इसने एक दिन का बादशाह बनाया था, एक दिन का बादशाह, इसकी जानकारी हमें गुलबदन बेगम की रचना हुमायूं नामा से ही मिलती है। तो एक हो जाएगा हुमायूं नामा। हुमायूं नामा के बाद जो इसी फारसी की कोटि में अन्य ग्रंथ सब आ जाएंगे, उसमें हो जाएगा तारीख ए रशीदी या तारीख ए रशीदी कहते हैं। और तारीख ए रशीदी या तारीख ए रशीदी जो है ये बाबर का जो एक तरीके से कहेंगे मौसेरा भाई था, उसकी रचना जिसका नाम है मिर्जा हैदर दोगलत। मिर्जा हैदर दोगलत की यह रचना है, मिर्जा हैदर दोगलत की रचना है, जो बाबर का मशेरा भाषा और यह भी फारसी भाषा का ग्रंथ है। फिर तारीख रसीदी के बाद जो नेक्स्ट ग्रंथ हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं ताज किरात, ताज किरात उल वकायत, ताज किरात उल वकायत। तो ताज किरात उल वकायत जो फारसी भाषा का ग्रंथ है, यह बेसिकली जौहर आफ्ताबी का लिखा हुआ है। ताज किरात उल वकायत जो है ये जौहर आफ्ताबी की रचना है, जौहर आफ्ताबी की रचना है। और ये जो जौहर आफ्ताबी था ये हुमायूं का एक तरीके से आप कह सकते हैं, हुमायूं के शासनकाल में उसका नौकर था, एक तरीके से शासनकाल में जौहर आफ्ताबी का काल पड़ता है। और हुमायूं के इतिहास के बारे में इससे जानकारी मिलती है, हुमायूं के इतिहास के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है, ताज किरात बकायत जौहर आफ्ताबी। नेक्स्ट जो ग्रंथ हो जाएगा फारसी भाषा जो इस समय लिखे गए, उसमें हो जाएगा वाकयात ए मुस्ताकी, वाकयात, वाकयात ए मुस्ताकी। तो वाकयात ए मुस्ताकी जो हो जाएगा ये बेसिकली रिजकुल्लाह मुस्ताकी के द्वारा लिखित है, रिजुकुल्लाह, रिजुकुल्लाह मुस्ताकी के द्वारा लिखा हुआ, रिजुकुल्लाह मुस्ताकी के द्वारा ताज किरातुल वकायत लिखा हुआ है, जिससे हमें मुगल काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। फिर अगला हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं तोहफाए, तोहफाए अकबर शाही, तोहफाए अकबर शाही। इसमें अकबर शाही शेरशाह कालीन इतिहास मिलता है, अकबर के शासनकाल में लिखा गया है। और ये बेसिकली अब्बास खां शराबानी के द्वारा लिखा गया, अब्बास खां शराबानी या अब्बास खां शेरवानी के द्वारा ये तोहफाए अकबर शाही की रचना की गई है। फिर एक नफाइस उल मासिर हो जाएगा, नफाइस उल मासिर, नफाइस उल मासिर। ये जो नफाइस उल मासिर हो जाएगा ये बेसिकली जो ग्रंथ है नफाइस उल मासिर, यह मीर अलाउद्दौला काजनीवी की रचना है, मीर अलाउद्दौला काजनीवी की रचना है, या अलाउद्दौला काजनीवी की रचना है। ये जो है सो अकबर के शासनकाल के बारे में हमें जानकारी देता है। फिर एक जो है तारीख अल्फी है जो मुल्ला दाऊद की रचना है, तारीख ए अल्फी, तारीख ए अल्फी जो है यह क्या है, मुल्ला दाऊद की रचना है, मुल्ला दाऊद की रचना। और ये जो मुल्ला दाऊद की रचना है इसमें मुगल काल के सामाजिक आर्थिक धार्मिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अन्य जो फारसी ग्रंथ मुगल काल में लिखे गए उसमें हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं एक तरीके से और जो अन्य ग्रंथ लिखे गए मुगल काल में जिसमें हो जाएगा अकबर नामा या जिसको हम लोग कहेंगे आईने अकबरी कहेंगे, अन्य ग्रंथों में हो जाएगा
अन्य ग्रंथों में हो जाएगा, जो उसको जिसको हम लोग कहेंगे अकबर नामा भी कहते हैं, या इसको हम लोग आईने अकबरी भी कहते हैं, आईने अकबरी। तो अकबरनामा या आईने अकबरी जो है सभी को पता होगा, या किसके द्वारा लिखा गया है। अकबरनामा या आईने अकबरी जो अबुल फजल है उसके द्वारा लिखा गया है। और ये जो अबुल फजल की रचना है, इसमें बेसिकली मुगल काल का जो राजत्व का सिद्धांत है, मुगल कालीन राजत्व के बारे में, प्रशासन के बारे में, मुगल कालीन राजत्व यानी किस तरीके से राज्य चलेगा, राजत्व दर्शन, और दूसरा मुगल कालीन प्रशासन के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो अकबरनामा या आईने अकबरी के बाद हो जाएगा, वो हो जाएगा जो लिखा गया तबकाते अकबरी कहते हैं, तबकाते अकबरी। और जो तबकाते अकबरी ग्रंथ है, यह जो ग्रंथ लिखा गया है तबकाते अकबरी, वह फारसी बादशाह में निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। तो निजाम और अकबर के शासनकाल के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है। तबकाते अकबरी के बाद जो है वो लिखा गया, जिसको हम लोग कहते हैं बदायूनी के द्वारा लिखा गया मुंतखब 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 उल तवारीख कहेंगे, मुंतखब उत तवारीख। और मुंतखब उत तवारीख जो है यह बेसिकली अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना है, अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना है। और इस बदायूं ने चूंकि अकबर का समकालीन इतिहासकार और उसकी आलोचना करने के लिए जाना जाता है, तो इसमें जो है ना ये बेसिकली अकबर की धार्मिक नीतियों की इसने आलोचना की है, अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचना है इसमें, रिलीजियस और धार्मिक नीतियों की आलोचना की है इसमें, और समकालीन जिसने अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना की है। तो तारीख मुंतखब तारीख में ये हमें मिलता है। फिर नेक्स्ट ग्रंथ जो फारसी भाषा का हो जाएगा, वह हो जाएगा तुजुक तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। और तुजुक ए जहांगीरी जो है ये बेसिकली क्या है, जहांगीर की आत्मकथा है। ये बेसिकली क्या है, जहांगीर की आत्मकथा है, जहांगीर की आत्मकथा है। और जहांगीर की जो यह आत्मकथा है, इसको 3 विद्वानों ने मिलकर लिखा है। शुरुआत इसकी जहांगीर के द्वारा की गई थी, इस ग्रंथ की शुरुआत खुर्रम बादशाह के द्वारा, यानी शुरुआत की गई थी जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के बाद जहां पर जहांगीर ने एंड किया, उससे आगे इसको बढ़ाया मोतमिद खां के द्वारा, मोतमिद खां के द्वारा इसको लिखा गया है। और अंतिम रूप से इसको लिखने का काम, इसको फाइनलाइज किया गया है मोहम्मद हादी के द्वारा, मोहम्मद हादी के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। ये एक प्रश्न कभी कभी आ सकता है कि जो तुजुके जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा, इसको किन किन विद्वानों ने मिलकर लिखा है, या जहांगीर के अतिरिक्त और किसने लिखा है। तो जहांगीर हो जाएगा, मोतमिद खां हो जाएगा, और मोहम्मद हादी के द्वारा जो है वो लिखा गया है। फिर एक जो प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा जो शाहजहां के शासनकाल में लिखा गया था, उसको हम लोग कहते हैं पादशाह नामा। 2 पादशाह नामा करके ग्रंथ लिखा गया शाहजहां के शासनकाल में। इसमें एक पादशाह नामा जो है वो मोहम्मद काजनीवी की रचना है, मोहम्मद काजनीवी की रचना है। मोहम्मद काजनीवी शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था ये मोहम्मद काजनीवी। और दूसरा जो शाहजहां के समय में पादशाह नामा की रचना हुई थी, तो दूसरा ग्रंथ जो शाहजहां के समय में पादशाह नामा की रचना हुई थी, यह बेसिकली अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा, अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है, अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है। तो ये दोनों शाहजहां के शासनकाल में लिखे गए, ये ध्यान में रखेंगे। कुछ अन्य ग्रंथ जो और फारसी भाषा में लिखे गए, वो भी आप ध्यान से देख लीजिए, कभी कभी ये एग्जाम में आ जाते हैं मैच करने के लिए, और कभी कभी स्टेट पीसीएस यूपीएससी में। उसमें एक है चहार चमन। ये जो चहार चमन है ये चंद्रभान की रचना है, चंद्रभान की रचना है, फारसी भाषा में चंद्रभान की रचना है।
फिर एक जो ग्रंथ है जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाएगा वह हो जाएगा आलमगीर नामा। आलमगीर नामा, और ये औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया है। तो आलमगीर नामा जो है ये काजिम सिराजी के द्वारा लिखा गया है। काजिम सिराजी के द्वारा लिखा गया है आलमगीर नामा। आलमगीर नामा के बाद जो अन्य पुस्तक हो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे एक तरीके से फतुहाते 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 आलमगीरी। फतुहाते आलमगीरी ये कानून पर संग्रह पर पुस्तक है और इसकी रचना ईश्वर दास नागर ने की है। ईश्वर दास नागर के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है आलमगीर फतुहाते आलमगीरी। नेक्स्ट ग्रंथ जो और कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं मुंतखब उल लुबाब या मुंतखाब उल लुबाब। और ये जो मुंतखाब उल लुबाब है यह खफी खां की रचना है। खफी खां की रचना है, ये ध्यान रखेंगे। औरंगजेब और उत्तरवर्ती मुगलों के बारे में जानकारी देने वाला ये ग्रंथ है मुंतखाब उल लुबाब। और फिर एक ग्रंथ हमें मिलता है जिस जो पहले भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, वह है एक तरीके से मज्म उल बहरैन जो दारा शिकोह की रचना है। मज्म उल बहरैन, और ये जो मज्म उल बहरैन है वो बेसिकली किसकी रचना है? दारा शिकोह की रचना है। मुगल राजघरानों में सर्वाधिक शिक्षित शहजादा, और ऑल ओवर देख लेंगे तो सर्वाधिक शिक्षित शहजादा की श्रेणी में ये आ जाएगा। बादशाह को भी इंक्लूड कर लेंगे तो सर्वाधिक शिक्षित थे। तो इस तरीके से व्यापक पैमाने पर मुगल काल में क्या हुआ कि फारसी ग्रंथ की रचना हुई। और फारसी ग्रंथ की रचना इसलिए हुई क्योंकि ये प्रशासन की भाषा थी। और हर एक बादशाह के शासन काल में आपने देखा है कि बाबर के समय में जो ग्रंथ लिखे गए वो उच्च कोटि के था, तो तुर्की भाषा में, चूंकि उसकी मातृभाषा थी उसमें। लेकिन उसके बाद हुमायूं के शासन काल में, अकबर के शासन काल में, जहांगीर के, शाहजहां और औरंगजेब सभी के शासन काल में बड़े पैमाने पर फारसी ग्रंथ की रचना हुई थी। अब जो अन्य पुस्तकें हो जाएगी जो लिखा गया था, और जो हमने एक चार्ट बनाया था उस चार्ट पर आप चलें और उसको देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरा फारसी साहित्य का जिस तरीके से विकास हुआ है वो आपने देख लिया है। मुगल काल में कुछ संस्कृत साहित्य का भी विकास हुआ था। तो मुगल काल में जो संस्कृत साहित्य के ग्रंथों की रचना हुई थी तो उसमें जो सर्वप्रमुख ग्रंथ हो जाएगा वो है अकबर के शासन काल में एक ग्रंथ की रचना हुई थी संस्कृत साहित्य पर। तो वो ग्रंथ की रचना की थी पद्म शंकर के द्वारा लिखा गया था। और पद्म शंकर के द्वारा जो संस्कृत साहित्य पर लिखा गया था इसको हम लोग फारसी प्रकाश कहते हैं। फारसी प्रकाश नाम से लगता है कि फारसी भाषा का ग्रंथ है, लेकिन ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, ये ध्यान में रखेंगे। पद्म शंकर के द्वारा और फारसी प्रकार। और इसी तरीके से शाहजहां के शासन काल में जो संस्कृत पर ग्रंथों की रचना हुई थी तो उस समय के जो प्रमुख संस्कृत साहित्यकार थे वो पंडित जगन्नाथ, जो शाहजहां के दरबारी कवि भी थे, पंडित जगन्नाथ। और पंडित जगन्नाथ के द्वारा दो ग्रंथों की रचना की गई संस्कृत साहित्य में। इसमें एक हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं रस गंगाधर। और दूसरा जिसने पुस्तक की रचना की है उसको कहते हैं हम लोग गंगा लहरी। रस गंगाधर और गंगा लहरी की जो रचना है पंडित जगन्नाथ के द्वारा जो है शाहजहां के शासन काल में किया गया। तो ये दो पुस्तक आप जरूर संस्कृत साहित्य के अंतर्गत याद रखेंगे, क्योंकि ये पूछ देता है कि फारसी प्रकाश किस विषय का ग्रंथ है, किसके शासन काल में लिखा गया और कौन लेखक है। और उसी तरीके से जो रस गंगाधर और गंगा लहरी है ये किसके शासन काल में लिखा गया और किसके द्वारा लिखा गया, किस विषय का है, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसी तरीके से तीसरा जो सेक्शन हो जाएगा साहित्य के अंतर्गत वो क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य। तो मुगलों के शासन काल में हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी साहित्य का विकास हुआ था। तो नेक्स्ट हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं कि हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो मुगलों के समय में ग्रंथ की रचना हुई थी तो सबसे पहले इस कोटि में जो साहित्यकार सब हो जाएंगे
इसमें एक मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएंगे। मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह का शासनकाल है। तो मलिक मोहम्मद जैसी ने एक ऐतिहासिक काव्य की रचना की जिसको हम लोग कहते हैं पद्मावत। पद्मावत काव्य की रचना, जिस पर कई सारे मूवी विवादास्पद भी चीजें रही, आप लोगों को पता होगा। तो पद्मावत की रचना की मलिक मोहम्मद जैसी ने। इसी समय अकबर के शासन काल में तुलसीदास का समय आता है। तो तुलसीदास के द्वारा उत्कृष्ट ग्रंथ रामायण की रचना की गई। रामायण की रचना इन्होंने की तुलसीदास ने। और इसी तरीके से अकबर के द्वारा हिंदी साहित्य के अन्य लेखक भी थे अकबर के दरबार में, जिसमें एक हो जाएगा बीरबल। तो बीरबल जो है सो ब्रह्मा नाम से कविता लिखता था। बीरबल किस नाम से कविता लिखते थे? तो ये ब्रह्मा के नाम से कविता लिखते थे। और बीरबल को अकबर ने कवि राय की उपाधि दी थी। कवि राय की उपाधि दी थी अकबर ने बीरबल को, कवि राय की उपाधि। और किस नाम से ये पोएम करता था? तो ब्रह्मा के नाम से ये पोएम करता था। इसी तरीके से अकबर के शासन काल में नरहरि था। नर नरहरि नरहरि को अकबर ने बेसिकली एक नरहरि चक्रवर्ती था जिसको महापात्र की उपाधि दी थी। महापात्र की उपाधि दी थी अकबर ने। और आगे बढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जहांगीर के समय में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में यदि हम ये सभी जो हो जाएंगे एक तरीके से, जो मलिक मोहम्मद जैसी का शासन काल है ये शेरशाह के शासन काल में, चूंकि मुगलों के बीच में आती इसीलिए जो भी इसके समय रचना हुई इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। और तुलसीदास, बीरबल ये सभी अकबर के समय में हो जाएंगे। जहांगीर के समय में भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ ग्रंथों की रचना हुई थी। तो जहांगीर के समय में जो सबसे उच्च कोटि के कलाकार हो जाएंगे वह था केशव दास। केशव दास ये हिंदी के सबसे उच्च कोटि के लेखक थे जहांगीर के समय में। और इसी तरीके से जो अन्य केशव दास के द्वारा कई सारे ग्रंथ की भी रचना की गई थी, तो वो आपको ध्यान में रखना है। सूरदास भी इस समय हुए थे, जिन्होंने सूरदास का भी मुगल काल का ही समय है। तो केशव दास सूरदास हुए। और सूरसागर, सूर लहरी जो है इनकी रचना है। सूरसागर और सुर लहरी जो है इनकी रचना है, ये ध्यान में रखेंगे। भक्ति आधारित ग्रंथ है। तो जहांगीर के समय में और क्षेत्रीय राज्य में भी जो साहित्य की प्रगति हुई थी, जैसे बंगाल में हुआ था, जौनपुर में हुआ था, कश्मीर का जो जैनुल आबादीन के समय में, तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स भी बना लिए होंगे। हिंदी साहित्य के अतिरिक्त जो मुगलों के समय में प्रगति हुई थी उसको क्या कहते हैं हम लोग? उर्दू का भी विकास हुआ था। तो उर्दू साहित्य का विकास, उर्दू का विकास मुगलों के समय में। तो मुगलों के समय में जो उर्दू का विकास होता है, तो बेसिकली उर्दू का जो आरंभिक काल जाता है, उर्दू का विकास सल्तनत काल में हुआ था। हम लोग पढ़े हैं कि सल्तनत काल में उर्दू का विकास हुआ था। और सबसे पहले अमीर खुसरो विद्वान था जिन्होंने उर्दू को अपनी कविताओं का माध्यम बनाया था। अमीर खुसरो प्रथम विद्वान या प्रथम लेखक जिन्होंने उर्दू को अपनी कविता का माध्यम बनाया था। उर्दू को अपनी कविता का माध्यम बनाया था। कविता का माध्यम, तो ये पूछा जा सकता है कविता का माध्यम बनाया था कि पहले लेखक जिन्होंने उर्दू का अपने लेखन में प्रयोग किया तो वो कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो हो जाएंगे। और मध्यकाल में जब हम आगे बढ़ते हैं तो दक्षिण के सल्तनत में भी दक्षिणी सुल्तानों ने भी इसको प्रोत्साहन दिया था, दक्षिणी सुल्तानों के द्वारा। और जब दक्षिण के खासकर बीजापुर और गोलकुंडा का जब आर्ट एंड आप कल्चर आप पढ़ रहे थे तो आपको बताया कि बीजापुर के शासकों ने भी और गोलकुंडा के शासकों ने भी उर्दू को प्रोत्साहन दिया था। तो बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों के द्वारा भी प्रोत्साहन मिला था। मुगलों के समय में भी जो महान ग्रेट मुगल का काल है उस समय भी, लेकिन खासकर उत्तरवर्ती मुगल में जो मुहम्मद शाह का शासन काल है, मुहम्मद शाह रंगीला का, मुहम्मद शाह के शासन काल में उर्दू का काफी अधिक विकास हुआ। उर्दू का
अधिक विकास हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे, उर्दू का अधिक विकास हुआ था। यानी कि इसका सिंपल सा आपको अर्थ यही निकालना है कि जो उर्दू सल्तनत काल में उद्भव हुआ और अमीर खुसरो के लेखन से प्रचलन हुआ, धीरे धीरे वो मुगल काल में भी प्रचलन में रहा। दक्षिण के कई राज्यों ने इसको प्रोत्साहन दिया और वहां पर इसका विकास हुआ। उत्तरवर्ती मुगलों के समय में, मोहम्मद शाह के समय में जो है सो काफी विकसित हुआ। और ये उर्दू जो है आगे चलकर रेख्ता के नाम से भी जाना गया कालांतर में। यानी आगे चलकर यह कालांतर में यह किस नाम से जाना गया, तो कालांतर में यह रेख्ता के नाम से भी जाना गया। तो ये कई बार पूछता है कि उर्दू को और किस नाम से जाना जाता है, तो रेख्ता के नाम से जानते हैं, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये हो गया एक तरीके से मुगल काल में जो विभिन्न क्षेत्र में साहित्य की प्रगति हुई थी, विभिन्न भाषाओं के साहित्य की प्रगति, वो आपने देख लिया। अब जो अनुवादित पुस्तकें हैं मुगल काल में, यानी कि अनुवादित पुस्तक, तो अनुवादित पुस्तक का यहाँ पर अर्थ है कि बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। और संस्कृत ग्रंथों का जो फारसी में अनुवाद किया गया, बेसिकली क्या था इसका प्रयोजन, कि प्राचीन काल के ग्रंथों का अनुवाद जब भी किया गया, चाहे मुगल काल में किया गया हो या मुगल काल और प्राचीन भारत के ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजों ने करवाया था, खासकर वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में काफी अधिक हुआ था। मूल उद्देश्य यही था कि जो कानून की पुस्तक है उसको देखा जाए कि किस तरीके से प्राचीन भारत और मुगल काल के शासक शासन करते थे। तो मुगलों ने भी जो अनुवाद कराया उसका मूल उद्देश्य यही था कि कानून व्यवस्था कैसे चलता था, कैसे प्राचीन भारत के शासक भूराजस्व लेते थे और एक संस्कृति दूसरे संस्कृति को जाने, यह भी मुगल काल में उद्देश्य था अनुवादित पुस्तकों का। तो एक पृथक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी अकबर ने। पृथक अनुवाद विभाग की स्थापना किसके समय में हुई थी? अकबर के समय में एक पृथक अनुवाद विभाग की स्थापना हुई थी। और इस अनुवाद विभाग का जो प्रधान था वो अबुल फजल का जो भाई फैजी को अकबर ने अपने अनुवाद विभाग का प्रधान बनाया था, फैजी। यानी कि इसी के देख रेख में अकबर के शासन काल में कई सारे पुस्तकों का अनुवाद हुआ था। तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण अनुवादित पुस्तक उसको महाभारत कहते हैं। और महाभारत का जो अनुवाद हुआ था यह रज्मनामा के नाम से हुआ था। रज्मनामा के नाम से महाभारत का अनुवाद हुआ था। और रज्मनामा के नाम से जो महाभारत का अनुवाद हुआ था, तो इसको अनुवाद करने वालों में बदायूनी शामिल हैं, यानी कि अब्दुल कादिर बदायूनी जो अकबर के आलोचक। दूसरा इसमें शामिल है नकीब खां, भी इसमें शामिल थे, नकीब खां। और इन दोनों ने मिलकर इसका अनुवाद किया था। तो कई बार पूछा जाएगा प्रश्न कि महाभारत का किस नाम से फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, तो वो क्या हो जाएगा? रज्मनामा। और किसने किया ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी और नकीब खान ने इसका अनुवाद किया था। महाभारत के साथ साथ इस समय में रामायण का भी क्या हुआ? फारसी में अनुवाद किया गया था। और रामायण का जो फारसी में अनुवाद किया था यह भी बदायूनी के द्वारा किया गया था। अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया था। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हुआ था अथर्व वेद। अथर्व वेद का जो फारसी में अनुवाद किया था वह हाजी इब्राहिम सरहिंदी, हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा जो है, हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा अथर्व वेद का फारसी में अनुवाद किया गया था। इसी तरीके से भगवत गीता का जो है सो दारा शिकोह के द्वारा, ये तो आपको पता ही होगा, भगवत भगवत गीता का जो है सो दारा शिकोह के द्वारा अनुवाद किया गया था, दारा शिकोह के द्वारा अनुवाद किया गया था भगवत गीता का। और फिर जो बाबरनामा तुर्की भाषा का ग्रंथ अकबर बाबर के द्वारा, उसका भी यहाँ पर फारसी में अनुवाद हुआ था। तो बाबरनामा का जो फारसी में अनुवाद हुआ था दो विद्वानों ने मिलकर किया था, एक अब्दुर रहीम खान ए खानान, यानी कि रहीम अब्दुर रहीम खान ए खानान और दूसरे पायंदा खां के द्वारा किया गया था। दो विद्वानों ने मिलकर बाबरनामा जो तुर्की चगताई तुर्क का ग्रंथ उसका अनुवाद किया था।
और कई सारे ग्रंथों का अनुवाद हुआ था, जैसे कि 52 उपनिषदों का जो अनुवाद है करवाया गया था, किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा जो 52 उपनिषदों का अनुवाद, या सिंपल आप याद रखेंगे उपनिषदों का अनुवाद। तो उपनिषदों का जो अनुवाद हुआ था वो शिर ए अकबर के नाम से हुआ था, और शिर ए अकबर के नाम से जो हुआ था उपनिषद का अनुवाद, इसको करने वाले थे दारा शिकोह। तो दारा शिकोह, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सबसे उच्च कोटि का मुगल कालीन विद्वान था, खासकर मुगल राज घरानों में। और उसके द्वारा शिर ए अकबर, मज्म उल बहरैन जो पहले बचा चुका हूँ, और फिर अभी जो आपको बताया है उस ग्रंथ का उन्होंने अनुवाद किया था। और अन्य कई सारे ग्रंथ हैं। राजतरंगिणी जो कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें बताता है, तो राजतरंगिणी का भी जो है सो यहाँ पर अनुवाद हुआ था। राजतरंगिणी का अनुवाद हुआ था। तो राजतरंगिणी का जो फारसी अनुवाद किया गया था वह बेसिकली मौलाना मोहम्मद शाहाबादी के द्वारा, मौलाना मुहम्मद शाहाबादी, मौलाना मुहम्मद शाहाबादी के द्वारा जो है वह राज तरंगिणी का अनुवाद किया गया था। तो इस तरीके से राज जो अनुवादित ग्रंथ है उस पर भी कई सारा प्रश्न पूछा जाता है। तो अनुवादित ग्रंथ के बारे में 3 तरीके से प्रश्न आता है कि किस नाम से किया गया, यदि उपलब्ध है तो वो किसके द्वारा किया गया, वो ध्यान में रखना है। तो ये जो है सो महत्वपूर्ण एरिया है, और स्टेट पीसीएस का जब आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि कई सारे प्रश्न जो हैं तो इस पर आधारित पूछे गए हैं, जो मुगल काल में अनुवादित पुस्तकें हैं उसके बारे में। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुगल कालीन शिक्षा प्रणाली। मुगल कालीन शिक्षा प्रणाली, मुगल कालीन शिक्षा प्रणाली। मुगल कालीन शिक्षा प्रणाली, तो जाहिर सी बात है कि मुगल काल में जो था कि मुगल शासकों ने भी शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहन दिया था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और मुगल शासकों के साथ साथ जो कुछ मुगल शहजादा और शहजादियां थी, उनके द्वारा भी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए काम किया गया था। तो मुगल काल में जो शिक्षा था वो बेसिकली धार्मिक विषय से अधिक संबंधित था। शिक्षा का विषय जो था धार्मिक विषय पर केंद्रित था, धार्मिक विषय पर केंद्रित था, ये ध्यान में रखेंगे। और धार्मिक विषय पर केंद्रित होने के साथ साथ भी इसमें क्या था कि इसमें कुछ गणित का भी स्थान था, कुछ इसमें जो है एक तरीके से ज्योतिष का भी स्थान था। इन विषयों पर और धार्मिक विषयों पर जो है सो शिक्षा का फोकस अधिक था। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे कि मुगल काल में जो प्राथमिक विद्यालय होता था, प्राथमिक शिक्षा का जो केंद्र होता था, खासकर मुस्लिम शिक्षा का केंद्र, तो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र को अभी भी और उस समय भी हम लोग मकतब कहते थे, मकतब। तो प्राथमिक शिक्षा का केंद्र मकतब होता था, और जो उच्च शिक्षा का केंद्र होता था वो मदरसा कहलाता था। उच्च शिक्षा केंद्र वो क्या कहलाता था, बेसिकली मदरसा कहलाता था, ये ध्यान में रखेंगे। तो मकतब क्या होता था ये पूछा जा सकता है, मदरसा क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा, प्रत्येक मुगल शासकों के समय में भी शिक्षा के विकास को प्रोत्साहन दिया गया था। तो नेक्स्ट हो जाएगा मुगल शासकों के समय शिक्षा। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रॉपर एक सेक्शन ले लेंगे कि मुगल शासकों के समय शिक्षा, मुगल शासकों के समय, मुगल शासकों के समय शिक्षा। तो मुगल शासकों के समय जो शिक्षा हो जाएगा, तो इस दिशा में हम बाबर के समय में भी प्रयास देखते हैं, बाबर के समय में भी समय प्रयास देखते हैं। दूसरा, हम इस समय हुमायूं के शासन काल में भी देखते हैं। तीसरा, इसमें अकबर के शासन काल में भी दिखाई देगा, हालांकि अपने अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसके शासन काल में भी।
और जो अन्य मुगल शासक हैं जहांगीर शाहजहां, उनके शासनकाल में भी शिक्षा के विकास पर बल दिया गया। तो बाबर के शासनकाल में एक पृथक विभाग होता था, जिसको हम लोग कहते हैं शुहरते आम। शुहरते आम, बाबर के शासन काल में जो ये पृथक विभाग होता था, ये शुहरते आम, ये शिक्षा के विकास को देखता था। शिक्षा के विकास को देखता था कि किस तरीके से शिक्षा का प्रोत्साहन मिले और किस तरीके से विकास किया जाए। उसके लिए बाबर ने एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा था, जिसको शुहरते आम कहते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, भी आए है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये शिक्षा के विकास और स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था करता था। ये स्कूल कॉलेज की व्यवस्था के लिए बनाया गया बाबर के द्वारा डिपार्टमेंट था। हुमायूं जो था, ये भी उच्च कोटि का खुद का था, और इसको हुमायूं को ज्योतिष और भूगोल से अधिक लगाव था। ज्योतिष और भूगोल से अधिक लगाव था हुमायूं को। भूगोल से अपने दरबार को भी ये ज्योतिष जो होता है, जो नवग्रह होते हैं, उसके अनुसार से ये सजाने का प्रयास करता था, उसके हिसाब से दरबार लगाता था। तो ज्योतिष और भूगोल से इसका अधिक लगाव था। और इसी के शासन काल में जो है सो या माहम अनगा के द्वारा भी, माहम अनगा के द्वारा एक दिल्ली में शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया था, जिसको मदरसा ए बेगम कहा जाता है। मदरसा मदरसा ए बेगम। तो माहम अनगा, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अकबर की धायमा थी ये, जिसने अकबर का पालन पोषण किया था, उन्होंने भी शिक्षा के विकास के लिए मदरसा ए बेगम की स्थापना की थी, याद रखेंगे। और हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि वह सदैव अपने साथ एक चलता फिरता पुस्तकालय रखता था। वह सदैव अपने साथ वह सदैव अपने साथ एक चलता फिरता एक चलता फिरता पुस्तकालय रखता था। चलता फिरता पुस्तकालय रखता था। चलता फिरता पुस्तकालय रखता था, ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से ये जो महामनगा के द्वारा जो स्थापित है मदरसा ए बेगम, ये पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो याद रखें। जहाँ पर VVI लिख देते हैं वो आपको बिल्कुल टंग पर याद रखना है, वहां से प्रश्न स्टेट PCS में और UPSC में कहीं भी आ सकता है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर अकबर के शासन काल में भी शिक्षा का विकास जो है वो जारी रहा। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अकबर स्वयं पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, लेकिन अकबर के समय में भी शिक्षा का विकास होते रहा। और अकबर के समय में जो फतेहपुर सीकरी था, यह शिक्षा का एक केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। फतेहपुर सीकरी को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया था। यहाँ पर विद्वानों का, जैसे कि इबादत खाने की स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी, आगरा और लाहौर, ये तीन अकबर के समय में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ये लाहौर अकबर के समय में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। और इसने मदरसा और मकतब के निर्माण को भी प्रोत्साहन दिया था। तो ये पूछा जा सकता है कि अकबर के समय में शिक्षा का केंद्र कौन कौन था। तो फतेहपुर सीकरी, आगरा और लाहौर जो है, यह शिक्षा का केंद्र था। फिर जो नेक्स्ट मुगल बादशाह हो जाएगा, जिसके शासनकाल में शिक्षा का विकास हुआ, वह हो जाएगा जहांगीर। तो जहांगीर के ने एक नियम बना रखा था। जहांगीर जहांगीर के समय तो जहांगीर के समय एक नियम बनाया गया था बेसिकली, कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके संपत्ति से राज्य, मदरसा और मठ का निर्माण हो। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसका यदि कोई उत्तराधिकार संपत्ति का नहीं है, तो मृत्यु होती है, तो उसके संपत्ति से यदि कोई उत्तराधिकार नहीं है उसके संपत्ति का, तो उसके संपत्ति से मदरसा और मठ स्थापित किए जाए। मदरसा और मठ यानी हिंदू शिक्षा के लिए मठ स्थापित किए जाए। एक तरीके से ये नियम बना रखा था जहांगीर ने। और ये नियम जो है एक तरीके से आप कहेंगे कि अच्छी नियम थी, क्योंकि इस समय यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और वह धन संपत्ति बादशाह न रखे और कोई अन्य भी न रखे, उसको
एक तरीके से सार्वजनिक कल्याण के लिए, शिक्षा के विकास के लिए किया जाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो जहांगीर के समय में ये नियम बना रखा था। इसी तरीके से शाहजहां के समय में भी शिक्षा का विकास जारी रहा, और शाहजहां के समय में भी हम लोग देखते हैं कि एक कॉलेज खोला गया था शाहजहां के समय में, जिसको कहा जाता है दारुल बका। तो दारुल ए बका के बारे में पूछा जा सकता है कि शाहजहां के समय में ये क्या था। तो शाहजहां ने बेसिकली ये कॉलेज था, और एक तरीके से शिक्षा का केंद्र हो जाएगा, कॉलेज था, शिक्षा का केंद्र हो जाएगा दारुल बका। तो सीधे पूछा जा सकता है दारुल बका के बारे में, ये भी एक मोस्ट वीवीआई प्रश्न बन जाता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है किस मुगल बादशाह ने यह नियम बना रखा था कि यदि किसी की मृत्यु होती है और उसके संपत्ति का कोई उत्तराधिकार नहीं है, तो उसके संपत्ति से मदरसे और मठ स्थापित किए जाए। तो जनरली अकबर पर ये नाम जाएगा, क्योंकि इस तरीके का सोच वाला वही था। लेकिन उत्तर क्या होगा कि जहांगीर ने इस तरीके का नियम बना रखा था। तो यहीं पर क्या होता है ना कि थोड़े से हम लोग कंफ्यूज करते हैं और वहां पर गलत कर बैठते हैं। और शाहजहां के शासन काल के बाद जो है औरंगजेब के शासन काल में भी ये शिक्षा का विकास चलता रहा औरंगजेब के समय। और औरंगजेब के समय में भी मदरसा मकतब का निर्माण जारी रहा और शिक्षा का विकास होते रहा। खासकर औरंगजेब के समय में उसकी एक पुत्री जिसका नाम जेबू निस्सा है, औरंगजेब की पुत्री जिसका नाम जेबू निस्सा है। तो जेबू निस्सा के द्वारा एक शिक्षा केंद्र का निर्माण किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं बैतुल उल उलूम। बैतुल उल उलूम शिक्षा केंद्र का निर्माण जो है जेबू निस्सा के द्वारा किया गया था। ये भी मोस्ट वीवीआई है, दारुल बका मोस्ट वीवीआई। ये तीनों इस पेज का जो है प्रश्न है अपने आप में, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से मुगलों के समय में क्या है ना कि शिक्षा का बिल्कुल कंटिन्यू जारी रहा, और मुगल काल में जो शिक्षा ग्रहण करते थे छात्र या जो विद्यार्थी होते थे, तो उनको उपाधि से भी सम्मानित किया जाता था। तो शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि, शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि, शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो उपाधि दी जाती थी वो बेसिकली 3 तरीके का टाइटल, जैसे कि आप ग्रेजुएशन करते हैं, एमए करते हैं, नेट पीएचडी करते हैं, उस तरीके से कुछ उस समय भी टाइटल दिया जाता था। तो एक उसमें होता था फाजिल, टाइटल होता था एक फाजिल। तो फाजिल की उपाधि होती थी, और फाजिल की उपाधि तर्क और दर्शन के विद्यार्थियों को दिया जाता था। तर्क और दर्शन का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को फाजिल की उपाधि दी जाती थी। दूसरा होता था टाइटल जिसको आमिल कहा जाता था। तो फाजिल के बाद आमिल जो होता था, धार्मिक शिक्षा के विद्यार्थियों को ये उपाधि दिया जाता था, जो धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते थे उनको। और तीसरा जो टाइटल होता था उसको काबिल कहा जाता था। तो फाजिल, आमिल, काबिल, ये 3 तरीके की उपाधियां थी। और जो साहित्य के विद्यार्थी होते थे, साहित्य शिक्षा का जो अध्ययन करते थे, तो उसको जो है सो बेसिकली यह टाइटल दिया जाता, यानी तर्क और दर्शन के विद्यार्थी को क्या दिया जाता था, फाजिल की उपाधि दी जाती थी। आमिल का जो होता था जो धार्मिक शिक्षा का, और काबिल जो साहित्य शिक्षा का। तो ये एज इट इज ऐसे ही मैच करने के लिए आ सकता है, और मोस्ट वीवीआईपीटी का ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि मुगल काल में जो ये शिक्षा प्रणाली थी, तो इसकी खामियां भी थी, कमी भी थी। कमी थी, खामियां भी थी शिक्षा के क्षेत्र में। तो मुगल कालीन शिक्षा के क्षेत्र में क्या खामियां थी और क्या कमी थी, जिसने भारत को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कुछ मोर्चे पर यह जो पिछड़ने का होता है, जो आधुनिक सभ्यता के दहलीज पर ना पहुंचने का कारण बना, वो आप कह सकते हैं। तो मुगल कालीन शिक्षा में क्या था कि स्त्री शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया था, स्त्री शिक्षा उपेक्षित थी, स्त्री शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया था, ध्यान नहीं, ये इसकी कमी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कमी था कि मुगल काल के शिक्षा प्रणाली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बल नहीं दिया गया था। ये वही समय है जब यूरोप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शिक्षा पर काफी बल दिया गया था, और विज्ञान के हर एक क्षेत्र में नए नए रिसर्च हुए थे, जिसके कारण वहां पर प्रबोधन का एक युग आया था। तो विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी के शिक्षा का अभाव था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के शिक्षा का अभाव था, ये ध्यान में रखेंगे। और ये जो है सो अंतर था, बेसिकली क्या है कि जब वहाँ हमारे यहाँ पश्चिमी सभ्यता के लोग आए, जब पश्चिमी सभ्यता के लोग आए तो हमारे यहाँ आने के बाद यही अंतर था कि वो बेसिकली फिजिक्स का अध्ययन करके आए हुए थे, वो बायोलॉजी का अध्ययन करके आए थे, वो केमिस्ट्री का अध्ययन करके आए थे, कई सारे सिद्धांत का जिक्र उन्होंने अध्ययन कर लिया था। इन सभ्यता के हर एक क्षेत्र में भारत ने प्रगति की थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है उसमें भारत कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं कर पाया था। जो खगोल विज्ञान का क्षेत्र होता है, तो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारत कोई खास प्रगति नहीं कर पाया था। जो गणित का क्षेत्र होता है, गणित के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं कर पाया था। भूगोल के क्षेत्र में भारत कोई प्रगति नहीं कर पाया था। जैसे कि पहले ही बताया था कि मुगल कालीन जो शिक्षा थी, ये धर्म दर्शन पर आधारित शिक्षा थी, धर्म दर्शन और साहित्य की शिक्षा प्रमुख होती थी। और जब धर्म दर्शन साहित्य की शिक्षा होती, शिक्षा धर्मोन्मुख होगा, तो जाहिर सी बात है कि आप उन तमाम चीजों से कट जाएंगे जिसने यूरोप को आधुनिक सभ्यता के दहलीज पर लाया। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि वहां पर 15वीं-16वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर जो है सो फिजिक्स में हर एक विज्ञान के शाखा में खोजी, और जिसके प्रभाव से वहां पर क्या हुआ था, एक एज ऑफ इनलाइटमेंट आया था, जिसको हम लोग कहते हैं प्रबोधन का युग। और ये जो प्रबोधन का युग है, इसने यूरोप को आधुनिकता के दहलीज पर लाने का काम किया था। हालांकि यूरोप जो आधुनिक दहलीज पर आया उसमें कई कारकों का योगदान है, उसमें एक प्रबोधन का भी योगदान है। तो इन सीमाओं के द्वारा आप मुगल कालीन शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कर सकते हैं। और यही वो चूंकि विज्ञान प्रौद्योगिकी आधुनिक शिक्षा का प्रोत्साहन नहीं हुआ, तो इसके कारण इसका समाज पर भी प्रभाव पड़ा, सामाजिक गतिशीलता कम हो गई, सामाजिक जड़ता को बढ़ावा मिला, क्योंकि शिक्षा जो होता है वो समाज सुधारने का सबसे बड़ा माध्यम है। तो जब आप शिक्षा को धर्म पर आधारित करेंगे, जब शिक्षा को केवल दर्शन तक सीमित रखेंगे, जब शिक्षा को केवल साहित्य तक सीमित रखेंगे, उसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी का स्थान नहीं होगा, गणित का स्थान नहीं होगा, खगोल का स्थान नहीं होगा, भूगोल का स्थान नहीं होगा, स्त्री शिक्षा का स्थान नहीं होगा, तो खुद भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस समाज की धीरे धीरे क्या होगी, गतिशीलता कम होते जाएगी, डायनेमिज्म कम होगा, वो समाज धीरे धीरे जड़ता का शिकार हो जाएगा, ऑर्थोडॉक्सी उसमें हावी हो जाएगा। और यही रीजन है कि इस समय हम लोग देखेंगे कि आगे चलकर जो आधुनिक भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार होता है, तो जो भी सामाजिक जड़ताएं थी, जैसे सती प्रथा था, दास प्रथा था, बाल विवाह था, छुआछूत की प्रथा थी, इन सभी प्रथाओं को जड़ से मिटाने का प्रयास किया गया था 18वीं-19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधारकों के द्वारा। तो जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो ना केवल शिक्षा प्रणाली के बारे में, बल्कि यह प्रश्न जरूर होगा उसमें टिल लगा हुआ कि मुगल काल में जो शिक्षा प्रणाली थी इसकी कमी क्या थी, आलोचना कीजिए उसमें कमी क्या थी, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुगल काल का जो ये संस्कृति और शिक्षा का लेक्चर है, जो 3 लेक्चर आप देख चुके हैं और चौथा लेक्चर है जिसमें मुगल काल का आर्ट एंड कल्चर अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, ये आपके पीटी और मेंस के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जैसे आप अन्य वीडियो को देखते हुए अपना नोट्स बनाए होंगे, ठीक उसी तरीके से इस वीडियो को देखकर भी आप अपना नोट्स बना लेंगे। और आप या आपके मित्रों में से यदि कोई अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो यह 2 प्रकार का, एक प्लस कोर्स का और दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 49,500 का है, और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तब 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में मिल जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यह 72,000 का प्लस कोर्स का है। यहाँ पर भी मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 64,800 में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आप जीएस का दूसरा सब्सक्रिप्शन जिसे हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कहते हैं, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 69,500 का है, और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 12 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ के प्लस कोर्स का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यह 1,07,000 का है,
और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, तो बेसिकली इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है, पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। और पहले ही बता चुका हूं कि अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक करने वाला है, तो आप या आपके मित्रों में से जो भी अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है वो जल्दी ले लें। और आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 27,500 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 24,750 में प्राप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और जो आर्ट एंड कल्चर मुगल काल का था, 4 वीडियो आपके पास गया है, तो आप पूरी तरीके से इन सभी वीडियो को देखकर आप अपना नोट्स बना लेंगे तो पीटी और मेंस में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। तो अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सभी लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।